Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 13 August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, how many diseases are vaccinated according to National Immunization Schedule? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार कितनी डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करवाया जाता है? 4, 5, 6, 7। The right answer is option C. It is 6. नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 6 इम्पॉर्टेंट किलर डिजीज़ को कंट्रोल करने हेतु वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाता है और ये बिल्कुल फ्री होता है। 6 किलर डिजीज़ के अंदर टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और मीज़ल्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा अब रिसेंटली पेंटावैलेंट वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और रोटा वैक्सीन को इंक्लूड कर लिया गया है। रोटा वायरस वैक्सीन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो याद रखिएगा, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, मीज़ल्स, पेंटावैलेंट, आईपीवी, रोटा वायरस वैक्सीन, इन सभी को अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत दिया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाइल डूइंग ईसीजी V1 इज प्लेस्ड इन। जब किसी पेशेंट में ईसीजी की जाती है तो चेस्ट पर लगने वाली जो 6 लीड्स होती हैं उनमें से फर्स्ट लीड या जिसे आप V1 वेक्टर 1 लीड के नाम से जानते हैं वो किस स्पेस पर लगाई जाती है ये आपको बताना है। लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। The right answer is option B. It is right 4 intercostal space. चेस्ट के ऊपर 6 वेक्टर लीड्स प्लेस की जाती हैं। ये सभी यूनिपोलर चेस्ट लीड का एग्जाम्पल हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी लीड किस जगह प्लेस की जाती है। ईसीजी की लीड्स को चेस्ट पर किन लोकेशंस पर प्लेस किया जाता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम और इन 6 पॉइंट्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर राइट साइड में ये डायग्राम बना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला आपका स्टर्नम बोन है और ब्लू कलर के अंदर यहाँ से रिब्स की लोकेशन विद देयर नंबर डिस्प्ले किए गए हैं। रेड कलर से जो स्ट्रक्चर्स यहाँ आप देख रहे हैं ये लीड्स हैं जो कि ईसीजी के दौरान आप पेशेंट के चेस्ट पर लगाने वाले हैं। V1 जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई थी लीड फर्स्ट, उसे आप हमेशा फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस नियर स्टर्नम लगाते हैं। हमारी जो ये ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम बोन है, इसके बिल्कुल पास और राइट साइड के अंदर पहली V1 लीड को लगाया जाता है। दिस इज़ द राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेशेंट। इसके बाद फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर V2 लीड लगाई जाती है। इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब है, ICS का मतलब है 2 रिब्स के बीच की जगह, 2
रिब्स, दो पसलियों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे आप इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं। और जो ये वेक्टर लीड्स हैं ईसीजी की, इन्हें हम इन्हीं स्पेस के अंदर लगाते हैं। थर्ड लीड की बात की जाए तो ये V2 और V4 के बीच में लगती है। थर्ड लीड जो है वो V2 और V4 के बीच लगती है। V4 की लोकेशन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन के बिल्कुल बीच में होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन पर होती है। जैसे कि ये आपकी क्लेविकल बोन है, ब्यूटी बोन है, इसका बीच वाला पोर्शन आप पकड़कर नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो इस बोन के बिल्कुल बीच वाले हिस्से पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम इस V4 लीड को प्लेस करते हैं। होपफुली अब आप इसे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं V5 लीड की। इसे हम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पुट करते हैं। जब कभी भी किसी पेशेंट को आप आर्म अप करके खड़ा करेंगे तो उसके जो शोल्डर्स हैं वहाँ से एंटीरियर साइड की जो लाइन आप इमेजिनेशन के थ्रू ड्रॉ करेंगे वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है। इसके पास वाली बिल्कुल बीच में मिड एक्सिलरी लाइन है और पीछे की तरफ वाली पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है। तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर V5 लीड होगी और लास्ट जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पर आएगी, यानी दिस इज V6। इस प्रकार से सभी लीड्स का प्लेसमेंट होगा। एक बार फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब हमें पेशेंट में ईसीजी लेना होता है तो उसके चेस्ट पर टोटल 6 लीड्स लगाई जाती हैं। सबसे पहली लीड पेशेंट के राइट साइड ऑफ चेस्ट में स्टर्नम बोन के बिल्कुल पास फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लगाई जाती है। उसके बाद सभी लीड्स पेशेंट के लेफ्ट साइड में लगाई जाएंगी। सेकेंड लीड को स्टर्नम बोन के जस्ट बगल में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई जाती है। थर्ड लीड सेकेंड और फोर्थ लीड के बिल्कुल बीच में होती है। फोर्थ लीड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मिड क्लेविकुलर लाइन पर लगाई जाती है। फिफ्थ जो लीड है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के पैरेलल बिल्कुल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लगाई जाती है। और जो लास्ट V6 है वो मिड एक्सिलरी लाइन पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई जाती है। इस प्रकार से आप पेशेंट के चेस्ट पर सभी 6 ईसीजी लीड्स प्लेस करेंगे। बेसिक बट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैचुरेशन? कौन सा हार्मोन ओवम या oocyte को मैच्योर करवाता है? GnRH, LH, LHRF, FSH? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। oocyte या ओवम को मैच्योर करवाने के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि ओवम के रिलीज करवाने हेतु ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व्स। फूड को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। आपको बताना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्रुप के अंदर हम किसे इंक्लूड करते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड टर्म इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाम से ही आप देख सकते हैं मैक्रो यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि फूड में हमें ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आदि। सेकंड टर्म आती है, सेकंड क्लासिफिकेशन आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि ऐसे फूड सब्सटेंस जिन्हें हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना होता है, स्मॉल क्वांटिटी में लेना होता है।
ऐसे सभी फूड सब्सटेंस जो हमारे शरीर की रेगुलर फंक्शनिंग के लिए स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। इसके अंदर माइक्रो मिनरल्स जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि आते हैं। इसके अलावा आप विटामिन्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a client with a ureteral calculus. Which are the most important nursing action? Select all that apply. किसी पर्सन को यूरेट्रल कैलकुलस है यानी कि उसके यूरेटर में स्टोन है। इस सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, उन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। यूरेट्रल कैलकुलस, यूरेटर में स्टोन है, पथरी है। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लिमिट फ्लूइड इनटेक एट नाइट। पेशेंट जब रात को सोने जा रहा हो तब उसे ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना चाहिए। ये गलत ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट को किडनी स्टोन है, यूरेटर स्टोन है, तो उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक देना चाहिए ताकि इस फ्लूइड प्रेशर के कारण यूरिन डाइल्यूट हो और कैलकुलस यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर यूरिन इनटेक को कम नहीं करना है, लिमिट नहीं करना है, बल्कि इसे बढ़ाना है। ऑप्शन 2, मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। पेशेंट को आपने कितना फ्लूइड दिया और पेशेंट ने कितना फ्लूइड बॉडी से बाहर निकाल दिया, यानी कि पेशेंट में इनपुट और आउटपुट चार्टिंग जो है, आईओ चार्टिंग जो है, वो हमें प्रॉपरली करनी चाहिए। इससे ये बेनिफिट है कि मान लीजिए पेशेंट को आप ज़्यादा फ्लूइड दे रहे हैं लेकिन यूरिन बहुत ही कम पास किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये अनुमान लगाएंगे कि पेशेंट के यूरेटर में स्टोन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है और अब ये फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा होने लग रहा है, ये यूरिन यहाँ इकट्ठा होने लग रहा है। और अगर इसे हैंडल नहीं किया गया तो ये फ्लूइड किडनी में इन्फ्लामेशन कॉज करवा देगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा देगा। अगर पेशेंट को आप जितना फ्लूइड दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पेशेंट में यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और इस ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन के कारण किडनी में सूजन आ सकती है, किडनी पानी यूरिन से भर सकती है, फूल सकती है, नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें स्ट्रिक्ट आईओ चार्टिंग करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट को जितना फ्लूइड दिया जा रहा है उतना आउटपुट मिल रहा है या नहीं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेनिंग द यूरिन एट ईच वॉइड। जब भी पेशेंट यूरिन पास करे तो हमें उसके यूरिन को छानना है, यानी कि स्ट्रेनिंग करना है। यूरिन को छानने का फ़ायदा ये होगा कि इससे हमें पता चल जाएगा कि यूरिन में जो स्टोन है वो निकले हैं या नहीं, पथरी निकली है या नहीं, ये हमें पता चलता रहेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। यहाँ पर किडनी स्टोन वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को गलत मानेंगे। लास्ट आता है एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि रीनल स्टोन वाले पेशेंट्स में ये प्रायोरिटी भी होती है, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट के यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है और इस स्टोन की मूवमेंट या इसकी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण लगातार यूरेटर्स पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से क्लाइंट को फ्लैंक एरिया में, कमर के साइड वाले हिस्से में दर्द होता रहता है। और याद रखिएगा,
यूरेटर के अंदर जब स्टोन होता है तो ये पेन फ्लैंक एरिया से शुरू होकर एब्डोमेन, स्क्रोटम, टेस्टिस तक जाता है। और फीमेल्स में बात की जाए तो फ्लैंक से शुरू होकर एब्डोमेन, वल्वा तक ये पेन रेडिएट होता है। इसलिए पेन को मैनेज करना यहाँ पर प्रायोरिटी रहेगी। सो इस पेशेंट के लिए ऑप्शन 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्रल वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, टेट्रा, मोनोकस्पिड। यस, इट इज करेक्ट, इट इज बाइकस्पिड। हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड स्ट्रक्चर वाला वाल्व बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेलियर यूट्रस इज सीन इन। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, कोवेलियर यूट्रस क्या होता है। अब आपको बताना है कि किस कंडीशन में कोवेलियर यूट्रस डेवलप हो सकता है। प्लेसेंटा प्रेविया, पीएच, पीआईएच, एक्सीडेंटल हेमरेज या पीपीएच। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सीडेंटल हेमरेज। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा के बेस पर डेसिडुआ बैसिलस के आसपास ब्लड एबनॉर्मली कलेक्ट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो इस ब्लड एक्यूमुलेशन के कारण, इसके वजन के कारण प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाता है, हट जाता है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा हो जाता है। यही कंडीशन कोवेलियर यूट्रस कहलाती है। तो हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज के कारण प्लेसेंटा का अपनी जगह से हटना कोवेलियर यूट्रस कहलाता है। और इस प्रकार के यूट्रस की कंडीशन में जब आप असेसमेंट करेंगे तो यूट्रस का साइज नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा और यूट्रस बहुत ही ज़्यादा टेंस मिलेगा, तना हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यूबॉर्न ऑफ मदर who is alcohol dependent would require immediate nursing intervention। एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि अल्कोहल डिपेंडेंट है, इसके न्यूबॉर्न में कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा? क्राइंग, वेकफुलनेस, जिटरीनेस, यॉर्निंग। The right answer is option C, जिटरीनेस। जिटरीनेस का मतलब होता है शरीर में कपकपाहट का होना। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बॉडी के किसी हिस्से में ट्रिमर्स आते हैं तो इन ट्रिमर्स को जिटर्स की शुरुआत माना जाता है और जिटर्स आना सीजर्स की निशानी है। जिटर्स का आना हमें सीजर्स आने वाले हैं या सीजर्स आ सकते हैं ये बताता है। जिटरनेस इज अ इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द वुमेन हु इज अल्कोहल डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलीमिया। अगर किसी क्लाइंट में हाइपरकैलीमिया हो जाए तो इसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे? इंसुलिन विद ग्लूकोज देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, पोटेशियम क्लोराइड देंगे या मैग्नीशियम सल्फेट देंगे? The right answer is option A, it is insulin with glucose। हाइपरकैलीमिया का मतलब है पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाना। हमारे शरीर में यदि पोटेशियम 3.5 से 5.2 के बीच है तब तक ये 3.5 से 5.2 के बीच है तब तक ये नॉर्मल है।
इससे ज़्यादा हाइपरकैलीमिया, इससे कम हाइपोकैलीमिया कहलाता है। पोटेशियम हमारे शरीर में हार्ट की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। पोटेशियम का बढ़ना या घटना तुरंत बॉडी में डिसएरिथमियास कंडीशन डेवलप करवा देती है, हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब करवा देती है। इसलिए हमें इसे बहुत ही सावधानी से मैनेज करना ज़रूरी है। पोटेशियम के बारे में 2 पॉइंट्स और इसेंशियल हैं जो कि आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रिचेस्ट फूड सोर्स ऑफ पोटेशियम तो आप बताएंगे बनाना। और पोटेशियम को कभी भी आप KCl इंजेक्शन को कभी आप रैपिडली इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, इसे हमेशा डाइल्यूट करके स्लोली इंजेक्ट करेंगे, अदरवाइज पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं हाइपरकैलीमिया के मैनेजमेंट की। पेशेंट में मान लीजिए पोटेशियम नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ब्लड में इस बढ़े हुए पोटेशियम के लेवल को कम करने के लिए हम इंसुलिन और ग्लूकोज को मिक्स करके एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे ही इंसुलिन और ग्लूकोज दिया जाता है, पेशेंट के ब्लड में मौजूद पोटेशियम ब्लड से सेल के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज पेशेंट को दिए जाते हैं, इसके कारण पोटेशियम जो है सेल के अंदर चला जाता है। बिकॉज इंसुलिन का काम है कि ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना, और जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, पीछे पीछे पोटेशियम भी चला जाता है और ब्लड में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। सेकंड, अगर हाइपरकैलीमिया है तो इस पेशेंट को हम डाईयूरेटिक मेडिसिन्स भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, पेशेंट को यदि हाइपरकैलीमिया है तो हम उसे डाईयूरेटिक मेडिसिन्स दे सकते हैं। ये मेडिसिन्स भी पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल कर पोटेशियम का लेवल मैनेज करवाती हैं। इसके अलावा प्रीवियस एग्ज़ाम में सालब्यूटामॉल का इस्तेमाल भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा, जब हम किसी पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग सालब्यूटामॉल देते हैं, तो इस सालब्यूटामॉल ड्रग, जिसे कि नेबुलाइजेशन के थ्रू आप देते हैं, के कारण पोटेशियम जो है सेल के अंदर जाने लगता है और इससे ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, जब किसी पर्सन को आप सालब्यूटामॉल ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग से नेबुलाइज करवाते हैं, तो इस ड्रग के इफ़ेक्ट के कारण पोटेशियम ब्लड से सेल्स के अंदर चला जाता है, जिससे ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सालब्यूटामॉल, जो कि बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, उसके थ्रू भी हम हाइपरकैलीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। फाइनली लास्ट ड्रग आती है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि पोटेशियम के लिए एंटीडोट माना जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक टॉक्सिसिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा, हाइपरकैलीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल एंटीडोट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशंस यूज्ड इन ऑयल एनीमा आर। ऑयल एनीमा जब लगाया जाता है तो उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं आप? ऑलिव ऑयल, स्वीट ऑयल, कस्टम ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option D, all of the above. ऑयल एनीमा बेसिकली रिटेंशन एनीमा का एग्जाम्पल होते हैं, और इस रिटेंशन एनीमा के लिए ऑलिव ऑयल, स्वीट ऑयल, कस्टम ऑयल आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली शॉक आदि की ट्रीटमेंट में हम इस प्रकार के एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनिमा विच इरिटेट्स द म्यूकोसल लाइनिंग एंड स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस इज। उस एनिमा टाइप का नाम आपको बताना है जिसे देने पर इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल लेयर है वो इरिटेट होती है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं। सिंपली कहें तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाने के लिए कौन सा एनिमा इस्तेमाल किया जाता है? ऑयल एनिमा, पुर्गेटिव एनिमा, कार्मिनेटिव या एस्ट्रीजिएंट? The right answer is option B, it is purgative enema। याद रखिएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करवा कर कॉन्स्टिपेशन रिलीव की जाती है, स्टूल पास करवाया जाता है और उसमें पुर्गेटिव टाइप का एनिमा इस्तेमाल करते हैं। कार्मिनेटिव एनिमा गैस पास करवाने के लिए, फ्लैटस रिलीज करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जीआई एरिया में, लोअर जीआई एरिया में हो रही ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एस्ट्रीजिएंट एनिमा इस्तेमाल किया जाता है। इस एनिमा के इफ़ेक्ट से जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैड सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, which type of tube can the nurse expect the client to have when he returned to his room from the post anesthesia care unit? किसी पेशेंट में सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी प्रोसीजर किया गया। अब इस पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में लाया जा रहा है। इस पेशेंट के अंदर कौन सी ट्यूब लगी हुई मिलेगी, ऐसा एज अ नर्स आप अनुमान लगाते हैं? सिस्टोस्टोमी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, यूरेट्रोस्टोमी ट्यूब? The right answer is option 1, सिस्टोस्टोमी ट्यूब। इस ट्यूब के बारे में जानने से पहले क्वेश्चन में पूछी गई इस टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसे जान लेते हैं। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। सबसे पहले प्रोस्टेक्टोमी क्या है? प्रोस्टेक्टोमी का मतलब है सर्जरी के द्वारा किसी मेल पर्सन में प्रोस्टेट ग्लैंड को कंप्लीटली या उसके किसी एक हिस्से को निकालना। सर्जरी द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड को कंप्लीटली या पार्शियली रिमूव करना प्रोस्टेक्टोमी कहलाता है। इस प्रोस्टेक्टोमी सर्जरी का इस्तेमाल प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया वाली कंडीशन होने पर किया जाता है। प्रोस्टेक्टोमी को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है रेट्रोप्यूबिक या सुप्राप्यूबिक इंसिजन द्वारा और दूसरा आता है पेरिनियम इंसिजन के द्वारा। इस क्वेश्चन के अंदर सुप्राप्यूबिक इंसिजन, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी का जिक्र किया गया है। इस प्रकार के प्रोसीजर में हम पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में अम्बिलिकस के कुछ नीचे कट लगाकर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करते हैं, जबकि पेरिनियम इंसिजन का मतलब है कि क्लाइंट के रेक्टम वाले एरिया और पेरिनियम एरिया के बीच में स्कट लगाकर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका और इसे रीड करिएगा, समझ जाएंगे आप। एक बार फिर से समराइज कर दें, प्रोस्टेट ग्लैंड को सर्जरी द्वारा रिमूव करना प्रोस्टेक्टोमी कहलाता है। अब ये सर्जरी दो रस्तों से की जा सकती है। पहला जो रास्ता है वो पेट में चीरा लगाकर होता है, इसे आप रेट्रोप्यूबिक या सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं, और जो दूसरा रूट है उसे आप पेरिनियम इंसिजन रूट कहते हैं। इसके अंदर स्क्रोटम और रेक्टम के बीच कट लगाकर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करा जाता है।
अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। सिस्टोस्टोमी ट्यूब होता क्या है? जहाँ कहीं भी आपको सिस्ट वर्ड दिखे इसका मतलब होता है ब्लैडर, यानी कि ऐसी कोई ट्यूब जो कि ब्लैडर में पंचर करके डाली गई है, ब्लैडर में होल बनाकर डाली गई है ताकि ब्लैडर से यूरिन डायरेक्टली इस ट्यूब से होता हुआ बाहर ड्रेन हो जाए, सिस्टोस्टोमी ट्यूब कहलाती है। हम इस पेशेंट में सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी प्रोसीजर कर चुके हैं, यानी इस पेशेंट के एब्डोमेन एरिया में हमने कट लगाया और यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया। अब इस पर्सन में जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर डायरेक्टली एक ट्यूब डाल देंगे ताकि ब्लैडर में इकट्ठा होने वाला जितना भी यूरिन है, ब्लड है, कोई भी फ्लूइड है वो इस ट्यूब के थ्रू बाहर आता रहे। इस ट्यूब को हम सिस्टोस्टोमी ट्यूब के नाम से जानते हैं। सिस्टोस्टोपिक ट्यूब को कई बार आप सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, सुप्राप्यूबिक यूरिनरी कैथेटर के नाम से जानते हैं, सुप्राप्यूबिक ब्लैडर इरिगेशन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस सर्जरी को करने के बाद इस पेशेंट में जीयू इरिटेंट्स लगातार ब्लैडर में इंस्टिल करने होते हैं। इस जीयू इरिटेंट के कारण ब्लैडर के अंदर किसी प्रकार का क्लॉट नहीं बनता, यहाँ पर यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं डेवलप होता। इस जीयू इरिटेंट को यहाँ पहुँचाने और यहाँ से रिमूव करने के लिए भी इस ट्यूब का इम्पोर्टेंस है। सो होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय। एथलीट फुट डिजीज किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एथलीट फुट बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। यहाँ पर एथलीट फूड से रिलेटेड 3 प्रकार की टर्म्स हैं, 3 प्रकार के इन्फेक्शंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी क्लाइंट में ग्रोइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसे टीनिया क्रूरिस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीनिया पेडिस शरीर के किस भाग में इन्फेक्शन करवाती है तो आप बताएंगे टीनिया पेडिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि किसी भी पर्सन के टोस को प्रभावित करता है, पैरों के अंगूठों को स्पेशली प्रभावित करता है और इसी डिजीज़ को हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। लास्ट आता है टीनिया कैपिटस। ये हेड में स्कल्प एरिया में फंगल इन्फेक्शन का होना है। हेड एरिया में होने वाला फंगल इन्फेक्शन टीनिया कैपिटस के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। किसी डिजीज कंडीशन में किस स्टेज पर टर्सरी प्रिवेंशन इस्तेमाल की जाती है? प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, प्रोड्रोमल या टर्मिनल? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी भी व्यक्ति में हुआ डिजीज जब आप पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं तो ये टर्मिनल स्टेज कहलाती है। डिजीज़ को पूरी तरह से ठीक करने के बाद हम पेशेंट को डिजीज़ होने से पहले उसकी जो मैक्सिमम फंक्शनल कैपेसिटी थी उसमें लाने की कोशिश करते हैं। सिंपली कहें तो उसे रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं और ये टर्सरी प्रिवेंशन में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is screening patients for various vaccines. Which of the following vaccine is contraindicated during pregnancy? वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, मम्स, टिटनस?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मम्स। प्रेगनेंसी के दौरान सभी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नाम की बात की जाए तो मीजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला, बेसिलस कालमेटी गुवेरिन, ये सभी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ। हीमोग्लोबिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, स्किन पिगमेंट या फिर विटामिन? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक हीमोग्लोबिन के द्वारा टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी किया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और एक हीमोग्लोबिन के द्वारा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है ब्लड में, लंग्स तक, लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट a pregnant client develops sign of toxicity, what should the nurse be prepared to administer? मैग्नीशियम सल्फेट प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया प्री एक्लेम्शिया कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए। अचानक उसमें इस ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई, इसे ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी? ऑक्सीजन, एपिनेफ्रिन, पोटेशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट? Correct answer is option D. Very important question for upcoming exams. जब भी मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो, वहाँ पर आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। इट इज़ अ एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ योर कलीग स्टेट्स दैट योर असाइंड क्लाइंट लुक लाइक ड्रग एडिक्ट, Which of the following best describes your colleagues? आपके साथ काम करने वाला साथी नर्स आपके पेशेंट को देखकर कहता है कि ये तो ड्रग एडिक्टेड लग रहा है, नशा करने वाला पर्सन नशेड़ी लग रहा है। आपके साथी के इस कमेंट के द्वारा आप इसके व्यवहार को किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? इंट्रोवर्ट, जजमेंटल एटीट्यूड, एक्सट्रोवर्ट या प्रीजुडिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड जजमेंटल एटीट्यूड। किसी की भी अपीयरेंस को देखकर आप उसके बारे में बिना पूरी तरह से जाने कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई ऐसा प्रिडिक्ट करता है तो ये जजमेंटल एटीट्यूड कहलाएगा। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज रिव्यूइंग द हिस्ट्री एंड फिजिकल्स ऑफ सेवरल क्लाइंट्स फ्रॉम द क्लिनिक हु आर टेकिंग रिफेम्पिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। Which client present a specific concern for the nurse? किसी हॉस्पिटल में खूब सारे पेशेंट्स टीबी के हैं और इन सभी को रिफेम्पिसिन मेडिसिन दी जा रही है। इन सभी पेशेंट्स में से किस पेशेंट में इस मेडिसिन को देना एक चिंता का विषय है, जिसके बारे में डॉक्टर से दोबारा सलाह करनी चाहिए? ऑप्शन 1, 45 years old taking loop diuretics. Option 2, 26 years old taking oral contraceptives. Option 3, 32 years old taking proton pump inhibitors. Option 4, 72 years old taking intermediate acting insulin. किस क्लाइंट को रिफेम्पिसिन देना सही नहीं होगा? सिंपली आपको उसे सेलेक्ट करना है।
Rifampicin anti-tubercle drug. Option 2 is correct here. जो वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है, OCPs ले रही है, उसे अगर आप रिफैम्पिसिन मेडिसिन देंगे तो उसमें OCP की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। रिफैम्पिसिन ड्रग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, और मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ जाएगी तो इस ड्रग का उतना इफेक्ट या उतने समय के लिए इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, और इसके कारण अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो कभी भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली वुमेन को रिफैम्पिसिन नहीं देंगे। इसके अलावा रिफैम्पिसिन ड्रग के द्वारा यूरिन कलर को चेंज कर दिया जाता है, रेड ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे भी प्रीवियसली यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल डेथ इज एक्सप्रेस्ड डेथ पर। मैटरनल डेथ को कैलकुलेट करने के लिए किसे बेस माना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब भी आपको मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करना हो, MMR कैलकुलेट करना हो, तो आप नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स और इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करके आपको मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट मिल जाएगी। याद रखिएगा, हमेशा MMR 1 लाख पर कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।